जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। मैं संजय भट्ट आज एक बार पुनः फिर हाजिर हूं। आज का मेरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक के लिए मूल विधि, यूपीएसआई के लिए मूल विधि। मूल विधि आपके जीएस सेक्शन में पूछा जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और यूपीएसआई का फॉर्म 1 अप्रैल से भरा जा रहा है। इसकी परीक्षा भी जून लास्ट तक कराने की योजना बना रहा है यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, और पेपर एकदम जून लास्ट तक हो जाने की एकदम 100% चांस है। तो इसीलिए मेरा टॉपिक है आज का मूल विधि, और मूल विधि के क्वेश्चन जो मेरे द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराने का। तो उन क्वेश्चनों को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को आप देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कैसे थे, टॉपिक कैसा था, क्वेश्चन कैसे थे। और ये जो भी क्वेश्चन है आपको पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कमेंट सेक्शन में एक चीज़ और हमें बताइएगा कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इसके बाद हम हिंदी के टॉपिक पर के वीडियो लेके आएंगे और जीएस सेक्शन के और सब्जेक्ट जैसे इतिहास भूगोल पर वीडियो हम लेकर के आएंगे। और यूपीएसआई की पूरी तैयारी हम कराएंगे, केवल मैथ सेक्शन को छोड़ करके रीजनिंग, जीएस और हिंदी सेक्शन को तैयार कराएंगे। कुछ ही दिनों में जैसे मेरी व्यवस्था बन जाती है तो हम प्रैक्टिस सेट आपके सामने भी लेकर के आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अपराध की परिभाषा दी गई है। तो अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रस्तुत स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है? तो स्थानीय विधि भारत के किसी भी विशिष्ट भाग पर लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय दंड संहिता में कुल 5 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो धारा 80 के अंतर्गत जल्लाद को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया गया है। कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो मैकनाटन का वाद जो था वो उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित था। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित हो? तो धारा 85। किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो षड्यंत्र के द्वारा। भारतीय दंड संहिता के किस प्राविधान में आपराधिक संयंत्र के लिए दंड दिया जाता है? तो धारा 120B में। नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया, उसे किस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा? तो राजद्रोह के लिए। अगर हम राज्य सरकार या राष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई नफरत फैलाने का कार्य करते हैं तो हमें राजद्रोह के तहत या राष्ट्रद्रोह के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? तो 5 व्यक्ति। बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है? तो 2 वर्ष के कारावास से। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है? तो धारा 153 ख में। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? तो धारा 159। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 186 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बाधा डालना अपराध है। मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित करता है भारतीय दंड संहिता की धारा
151 में परिभाषित किया गया है। अगर आप कोई झूठा साक्ष्य देते हैं तो वह भी एक अपराध माना जाता है। अगला है बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 228 का के अंतर्गत। यानी जो बलात्कार पीड़ित महिला या युवती होती है उसका परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो 228 के, मतलब उसका परिचय नहीं दिया जाता। किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया? तो रेग बनाम गोविंदा के बाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विध अंतर्निहित है? तो धारा 304 खा में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापहरण का उपबंध है? तो धारा 364 का में। भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित किया गया है तो 378 में चोरी की परिभाषा धारा 378 में दी गई है। भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है धारा 390 में। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो धारा 97 में के अनुसार वो अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। आत्मरक्षा का अधिकार है अपने शरीर के प्रति प्रतिरक्षा, दूसरे को शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का अधिकार देता है हर व्यक्ति को। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है तो भारतीय दंड संहिता में ये बताया गया है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अपराध किससे संबंधित है? तो शरीर व संपत्ति दोनों से। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है? तो बलात्कार यानी कि रेप से। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक संयंत्र को परिभाषित किया गया है? षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है तो धारा 120 का में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है? तो धारा 120 का में। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया? तो धारा 159 में। कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई? तो धारा 303। छल की लज्जा का संबंध आईपीसी की किस धारा में है? तो धारा 417 में। कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना ये अपराध है। अगर हम भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का प्रयत्न करते हैं तो ये आईपीसी में दंडनीय अपराध किस श्रेणी में रखा गया है? आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट में कितने के प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? तो 8 प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है आईपीसी की किस धारा में विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो 141। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन रहे जो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा उत्साहवर्धन करिएगा क्योंकि अभी हमारा ये चैनल नया ग्रो कर रहा है और उसमें आपको इस चैनल को ग्रो कराने में यानी कि आगे बढ़ाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है क्योंकि आप जब इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा और जब हमारा मनोबल बढ़ेगा तो हम नित्य रोज नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।